अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 11वीं किस्त सफ़ेद उकाब। वीरान महल के खंडरात में से औरत की चीख की आवाज़ फिर सुनाई दी। ये आवाज़ जिस तरफ से आ रही थी उधर एक टूटी हुई दीवार के पास जैतून के घने दरख्तों का झुंड था। अंबर बड़ी एहतियात से कदम बढ़ाता उस झुंड की तरफ बढ़ रहा था। इस दफ़ा चीख की आवाज़ बड़ी करीब से आई। शाम के साए गहरे हो रहे थे। इर्द गिर्द पहाड़ी ढलानों पर अंधेरा बढ़ना शुरू हो गया। वो टूटी हुई दीवार के पीछे गया तो उसे दो आदमियों की आपस में बात करने की आवाज़ें सुनाई दी। अंबर दीवार की ओट में होकर उनकी बातें सुनने लगा। उनकी बातों से अंबर ने अंदाज़ा लगाया कि वो दोनों डाकू हैं और किसी रोमन सौदागर की बेटी को उठाकर लाए हैं और अब उसके बदले में सौदागर से बहुत सा माल और दौलत हासिल करना चाहते हैं। उन्होंने लड़की के मुंह में कपड़ा ठोंस कर उसे करीब ही कहीं छुपा दिया। एक डाकू दूसरे से कह रहा था कि इस लड़की को हलाक कर दिया जाए, क्योंकि हो सकता है इसका बाप मालो दौलत देने के बजाय रोमन सिपाहियों को इतला कर दे और उन्हें गिरफ्तार करके शेरों के आगे डाल दें, क्योंकि उस ज़माने में यही दस्तूर था कि लड़की का बाप अपनी बदनामी के डर से ऐसा नहीं करेगा। वो ज़रूर मालो दौलत लेकर वहाँ आएगा और बेटी को छुड़ा कर ले जाएगा। तो फिर आज हमें इस लड़की के बाप के पास चलना चाहिए। हाँ, लड़की को इसी गार में छुपा देते हैं, इसके मुंह में कपड़ा ठोंस कर इसे पत्थर के साथ बांध देते हैं। कमबख्त शोर मचा रही है, तो फिर चलो गार के मुंह पर रख दो पत्थर। अंबर ने दीवार की ओट में छुपे हुए सुना कि डाकू गार के मुंह पर पत्थर चुन रहे थे। लड़की की चीख की आवाज़ अब नहीं आ रही थी। उन्होंने वाकई उसे गार के अंदर छुपाकर उसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया था। फिर उसने डाकुओं की दीवार की तरफ बढ़ने की आवाज़ सुनी। वो फौरन एक दरख्त के साए में छुप गया। दोनों डाकू उसके करीब से होकर गुजर गए। इनकी शक्लें बड़ी डरावनी थी और हुलिया बिल्कुल डाकुओं जैसा था। जब वो खंडरों में से बाहर निकल गए तो अंबर गार की तरफ बढ़ा। गार के मुंह पर बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे। दूर से देखने पर किसी को शक ही नहीं होता था कि वहाँ कोई गार भी है। अंबर ने पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया। जब पत्थर काफ़ी हट गए तो वहाँ एक सुरंग सी नमदार हुई। अंबर खामोशी के साथ सुरंग के अंदर दाखिल हो गया। अंदर अंधेरा था। अंबर ने आवाज़ दी, ए लड़की, क्या तू अंदर है? जवाब दो। मैं डाकू नहीं हूँ, मैं तुम्हें यहाँ से बचाने आया हूँ। इस आवाज़ के जवाब में अंबर को लड़की की ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे किसी का मुंह बंद होता है और वो बोलने की कोशिश करता है। अंबर उस आवाज़ की तरफ आगे बढ़ा। थोड़े फासले पर उसने अंधेरे में एक रोमी लड़की को पत्थरों के साथ रस्सी से बंधे हुए देखा। उसके मुंह में कपड़ा ठोसा हुआ था और उसके हाथ पांव बड़ी मजबूती से पत्थरों के साथ बांधे हुए थे। अंबर ने उस वक्त बात करने की ज़रूरत महसूस न की। वो जल्दी से आगे बढ़ा। सबसे पहले उसने लड़की के मुंह से कपड़ा निकाल कर फेंक दिया। उसके बाद उसके हाथ पांव खोल दिए। लड़की ने उसे हैरानी से देख रही थी कि इस नाउमीदी में ये नेकी का फरिश्ता कहाँ से आ गया। जल्दी से मेरे साथ निकल चलो। अंबर उस लड़की को लेकर गार से बाहर आ गया। वो उस मकाम पर पहुंच गया जहां उसने दरख्तों के नीचे अपना घोड़ा बांधा हुआ था। इस दौरान में लड़की ने उससे कोई बात ना की। उसने लड़की को अपने पीछे घोड़े पर बिठाया और घोड़े को सर पर दौड़ाता उस जंगल में चल पड़ा जिसको अबूर करने के बाद उसने रोम पहुंचना था। जंगल में पहुंचकर वो रास्ते से भटक गया। उसने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें रोम की तरफ जाते हुए रास्ते का इल्म है? लड़की ने कहा, मैं ज़िंदगी में पहली बार रोम शहर से बाहर निकली हूँ। मेरा ख्याल है फिर हमें सुबह की रोशनी का इंतज़ार करना चाहिए। ऐसा ना हो कि रात के अंधेरे में हम रास्ता भूलकर किसी गलत जगह जा निकलें। वो घोड़े से उतरकर जैतून के दरख्तों तले बैठ गए। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अंबर ने कालीन का टुकड़ा बिछाकर लड़की के सोने के लिए जगह बना दी और ख़ुद घास पर लेट गया। उसने लड़की से पूछा, क्या तुम्हें अपने मकान का रास्ता मालूम है? हाँ, रोम शहर में पहुँचकर मैं अपने घर जा सकती हूँ। अंबर ने पूछा कि वो डाकुओं के चुंगल में कैसे फंस गई। लड़की ने कहा, मेरा नाम साइकी है। मेरा बाप रोम शहर में अनाज का बहुत बड़ा सौदागर है। एक रात ये डाकू हमारे घर घुस आए और मेरे मुंह में कपड़ा ठोंसकर मुझे ज़बरदस्ती उठाकर ले आए। अगर तुम नेशिकी का फरिश्ता बनकर मेरी मदद को ना आते तो खुदा जाने ये लोग मेरा क्या हश्र करते। अंबर ने उसे बताया कि दोनों डाकू उसके बाप के घर गए हैं ताकि उससे मालो दौलत लेकर तुम्हें उसके हवाले कर दिया जाए, मगर उन लोगों का कोई भरोसा नहीं कि दौलत हासिल करके भी तुम्हें आज़ाद ना करें और किसी दूसरे शहर ले जाकर गुलाम बनाकर बेच दें। लड़की ने कहा, मगर तुम यहाँ किस तरह पहुँच गए? मैं रोम की तरफ जा रहा था, यहाँ थक कर आराम करने के लिए रुक गया। फिर मुझे तुम्हारी चीख की आवाज़ सुनाई दी और तुम्हारे पास पहुँच गया। मैंने दोनों डाकुओं को आपस में बातें करते सुना और उसी वक्त दिल में फ़ैसला कर लिया कि तुम्हें उन जालिमों के चुंगल से ज़रूर निजात दिलाऊंगा। मैं तुम्हारा ये एहसान ज़िंदगी भर ना भूलूंगी। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंबर है और मैं मुल्क यूनान से रोम जा रहा था। थोड़ी देर बाद साइकी सो गई। अंबर भी सो गया। सुबह उसकी आंख खुली तो साइकी अभी तक सो रही थी। दिन की रोशनी चारों तरफ फैल चुकी थी। उसने साइकी को जगाया और घोड़े पर सवार होकर उसके साथ आगे चल पड़ा। उसने पहाड़ की चोटी पर चढ़कर दूर रोम शहर के मकान देख लिए। अब वो सीधे रास्ते पर जा रहा था। धूप पूरी आबोताब के साथ चमक रही थी कि वो दोनों रोम शहर में दाखिल हो गए। अंबर रोम शहर की खूबसूरती, शाही महलात, बागात और पुराने कदीम मोहल्ले और देवी साइकी और देवता अपोलो के मंदिर देखकर हैरान रह गया। बाजारों में बड़ी रौनक थी। अमीर आदमियों के नौजवान लड़के सुनहरे बालों पर सोने के ताज रखे रेशमी कपड़ों में मलबूस अपने अपने गुलामों के साथ बड़े गुरूर के साथ गर्दन उठाए सैर करते फिर रहे थे।
कहीं एक ने तो अपने साथ खूंखार चीते को चांदी की संगली डालकर साथ रखा था। दागदार जर्द चीता अपनी आंखें चौकस के इर्द गिर्द जमा होने वाली भीड़ को देख रहा था और कुछ घबरा भी रहा था। कुछ खाने पीने की दुकानों के बाहर संगे मरमर के तख्त बिछे हैं जिन पर बड़े बड़े रोमन बैठे उन नौजवानों को हैरत से देख देख कर एक दूसरे से कह रहे हैं कि देखो कैसा ज़माना आ गया कि अब नई उम्र के लौंडे भी रेशमी लिबास पहनने लगे। ऊंचे ऊंचे मकानों पर बेलें चढ़ी हैं। हर चौक में बहादुर सिपाहियों, मशहूर खिलाड़ियों और जर्नैलों के संगे मरमर के सफ़ेद मुजस्मे लगे हैं। अंबर ने ज़िंदगी में पहली बार महसूस किया कि रोम में हर दूसरा शख्स खुशहाल और अमीर है। उसे सिर्फ किसानों की हालत ख़राब नजर आई क्योंकि वो गुलाम थे और सारा सारा दिन महज रूखी सूखी रोटी पर अपने मालिकों के लिए खेतों में जानवर बनकर काम करते थे। अभी तक किसी ने हल से काम लेना नहीं सीखा था। गुलाम सुबह से शाम तक फावड़ों से खेतों में क्यारियां बनाते और फसल बोकर पानी देते और फिर उसे काट कर मालिक के तहखाने में ढेर लगाते थे। साइकी ने उसे बताया कि उसके वालिद की हवेली शहर के मगरबी दरिया के किनारे वाक़या है। अंबर ने देखा दरिया के किनारे पहुंचकर कि साइकी के वालिद की हवेली एक हसीन मुकाम पर थी। साइकी अंबर को साथ लेकर बाप के पास पहुंच गई। उसका बाप अपनी बेटी को देखकर खुशी से फूले न समाया। उसने अंबर की तरफ इशारा करके पूछा कि ये कौन नौजवान है बेटी। साइकी ने बाप को बताया कि उस नौजवान ने उसे डाकुओं के पंजे से आज़ाद कराया। उसका बाप उन दोनों को दूसरे कमरे में ले गया और उसने नौकरों को वहां से बाहर निकाल दिया और अंबर से कहा, अजीब बात हुई कि अभी अभी इन डाकुओं में से एक मुझे मिलकर गया। उसने मुझसे मुतालबा किया कि अगर मैं उसे 1 लाख रुपए के जवाहरात दे दूं तो मेरी बेटी को छोड़ देगा। मैंने उससे कल फिर आने का वादा कर रखा है। अंबर ने कहा कि मुझे उनकी सारी साजिश का इल्म है। वो रुपए का मुतालबा करने आपकी तरफ आए थे कि मैंने साइकी को आज़ाद करके अपने साथ लिया और यहाँ पहुँच गया। तो अब क्या ख्याल है, डाकू क्या करेंगे? वो ज़रूर साइकी को तलाश में मेरे घर दोबारा आएंगे। दरअसल साइकी का बाप एक शरीफ सौदागर था और वो डाकुओं से बहुत डरता था। उसका ख्याल था कि डाकुओं को जब मालूम होगा कि साइकी फरार होकर वापस घर पहुंच गई तो वो ज़रूर उसकी तलाश में उसके घर आएंगे और उसे दोबारा अगवा करके ले जाएंगे। अंबर ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, आप फिक्र न करें। अगर आपने डाकुओं से इस तरह डरना शुरू कर दिया तो फिर आपको सारी उम्र चैन से बैठने न देंगे। वो आए दिन आपसे रुपए पैसे का मुतालबा करते रहेंगे। सौदागर ने सहम कर पूछा, मगर वो तो संगदिल डाकू हैं, वो तो मुझे और मेरी बेटी को कत्ल कर देंगे, उनसे पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। अंबर ने कहा, दुनिया में शरीफ आदमी का कोई बाल तक बेकार नहीं कर सकता। शरीफ आदमियों के दम कदम से ही दुनिया में शराफत का नाम जिंदा है। अगर आप भी डरने लगे तो फिर शरीफ लोगों को कौन पूछेगा? लेकिन मैं क्या करूं? वो लोग तो आज रात नहीं तो कल ज़रूर आएंगे। अंबर ने कहा, उन्हें आने दें, मैं इतनी देर आपके पास रहूंगा। साइकी ने भी कहा, हाँ अंबर भाई, आप ज़रूर यहाँ रहें, मेरा बाप कमज़ोर दिल इंसान है। अगर डाकू आ गए तो ये इनका मुकाबला न कर सकेगा। अंबर ने वहाँ उस वक्त तक ठहरने का फैसला कर लिया जब तक डाकू वापस नहीं आते। वो रात गुजर गई, कोई डाकू ना आया। दूसरे रोज़ अंबर थोड़ी देर के लिए बाहर गया और 2-4 सराओं में घूम फिर कर उसने अपने दोस्त नाग को तलाश किया, मगर वो उसे कहीं नजर न आया। दोपहर के वक्त अंबर सौदागर की हवेली में आ गया। उसे यकीन था कि उस रात डाकू ज़रूर वहाँ पहुँच जाएंगे। चुनाचे वो रात उसने जाग कर गुजारने का फैसला कर लिया। उसने साइकी और उसके बाप को पिछले कमरों में छुपा दिया और खुद बाहर बरामदे में तख्त बिछा कर लेट गया। आधी रात गुजर गई, कोई डाकू ना आया। अंबर ने उठकर चारों तरफ घूम फिर कर इत्मीनान किया और फिर तख्त पर लेट गया। रात के पिछले पहर उसकी आंख लग गई। अचानक उसकी जाग खुली तो उसको नौकर जगा रहे थे और कह रहे थे कि मालिक और उसकी बेटी गायब है। अंबर ने हैरानी से आंखें मलते हुए कहा, कहाँ, कैसे गायब हो गए? नौकर ने उसे बताया कि डाकुओं ने अकबी दीवार को तोड़कर उन्हें कमरे के अंदर से अगवा कर लिया। अंबर जल्दी से पिछले कमरे में गया। दीवार आधी टूटी हुई थी और दोनों बाप बेटी गायब थे। उसके साथ ही लाखों रुपए के हीरे जवाहरात भी चोरी कर लिए गए थे। अंबर बड़ा हैरान हुआ कि डाकुओं को ये किस तरह मालूम हो गया कि दोनों बाप बेटी पिछले कमरे में छुपे हुए हैं। ज़रूर किसी ने यहाँ से इतला दी होगी, वरना वो कभी मालूम नहीं कर सकते। इसका मतलब ये था कि खुद सौदागर के घर में से कोई नौकर डाकुओं से मिला हुआ था। अंबर ने एक एक नौकर को बुलाकर पूरी तरह पूछगिछ की, मगर हर किसी ने देवताओं की कसम खाकर कहा कि वो बेकसूर है, उसका डाकुओं से कोई ताल्लुक नहीं। अंबर बेबस हो गया। वो बिला वजह किसी नौकर को पकड़कर रोमी पुलिस के हवाले नहीं कर सकता था। आखिर एक कनीज ने आकर अंबर को बताया कि उसे एक नौकर पर शक है। अंबर ने पूछा, वो कौन सा नौकर है? कनीज ने कहा, वो इस वक्त घर पर नहीं, बाजार सौदा सलफ लेने गया हुआ है। मुझे शक है कि मालिक और उसकी बेटी को अगवा कराने में उसने डाकुओं का साथ दिया है। जिस वक्त वो नौकर आया बाजार से वापस तो अंबर ने उसे अलग ले जाकर अच्छी तरह पूछगिछ की, मगर उसने पल्लू ना पकड़ाया। अंबर ने उसके साथ सख्ती भी की, मगर नौकर एक ही रट लगाता रहा कि उसे कुछ मालूम नहीं कि मालिक और उसकी बेटी कहाँ हैं। अब अंबर आजिज आ गया। वो इस नौकर को हलाक तो कर नहीं सकता था। लाचार होकर उसे छोड़ दिया और खुद ही डाकुओं का सुराग लगाने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ उसे अपने दोस्त नाग की भी तलाश थी। चुनाचे दोपहर के खाने के बाद वो एक बार फिर हवेली से निकला और शहर की बाकी मांदा सरायों के चक्कर लगाने लगा। वो सराय से निकलकर दूसरी सराय में जाता और लोगों को बातें करते, खाना खाते बड़े गौर से घूर घूर कर देखता। वो एक मोटे से आदमी को घूर रहा था कि उसने गुस्से से कहा, क्यों मियाँ साहबजादे, मेरी तरफ यूँ घूर घूर क्या देख रहे हो? माफ़ करना बड़े मियाँ, आपकी शक्ल मेरे मरे हुए चचा से बड़ी मिलती जुलती है।
जहन्नम में जाए तुम और तुम्हारा चचा, भागो यहाँ से नहीं तो मुक्का मार कर सर तोड़ दूंगा। अंबर खिसियानी सी हंसी सा वहाँ से निकलकर दूसरे सराय में आ गया। यहाँ आकर उसने मेज़ पर बैठे खाना खाते एक नौजवान को देखा। मालूम हुआ कि वो नौजवान खाना खाते हुए अपनी पलकें बिल्कुल नहीं झपक रहा था। अंबर बड़ा खुश हुआ कि उसने आखिर अपने दोस्त नाग का सुराग लगा लिया। उसे 100% यकीन था कि वही नौजवान उसका दोस्त सांप है। वो उसके करीब जाकर मेज़ पर बैठ गया और इधर उधर देखकर बोला, नाग, मैंने तुम्हारी तलाश में सारा रोम छान मारा, देवता का शुक्र है आखिर तुम मुझे मिल गए। पहली बार तो उस नौजवान ने कुछ ना कहा, लेकिन जब अंबर ने दूसरी बार उसकी कोहनी पकड़ कर कहा, नाग तुम सांप ही हो ना? इस पर वो नौजवान कोहनी झटक कर बोला, कौन हो तुम? अंबर ने सरगोशी में कहा, यार मुझे पहचाना नहीं, मैं अंबर हूँ, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा मोहसिन, और तुम नाग हो, सांप हो। अरे बकवास बंद करो जी, अगर मुझे फिर सांप कहा तो मैं हल्के से जुबान खींचकर बाहर फेंक दूंगा। चलो भागो यहाँ से। अब अंबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि इस दौरान में उस नौजवान ने कई बार आंखें झपकी थी। जाहिर है कि वो सांप नहीं था और अंबर को गलतफहमी हुई थी। अंबर ने माजरत की और वहाँ से उठकर 9-2-11 हो गया। वो बड़ा हैरान था कि आखिर नागफनी कहाँ चला गया। उसने तो कहा था कि वो रोम की किसी न किसी सराय में ज़रूर मिल जाएगा। अंबर ने रोम की एक एक सराय छान मारी, मगर नागफनी का कहीं नामो निशान तक न मिल रहा था। अब सिर्फ एक सराय रह गई थी जो दरिया के पार थी और जहाँ बड़े बड़े अमीर कबीर सौदागर आकर उतरा करते थे। अंबर उस सराय की तरफ चल पड़ा। ये एक आलीशान सराय थी। एक खूबसूरत तालाब के किनारे सराय के दरवाजे पर अपालो देवता के संगे मर के बुत बने हुए थे। एक बड़े कमरे में ज़मीन पर कालीन बिछे हुए थे और सौदागर आराम कर रहे थे। ये तमाम लोग अमीर थे और रंग बिरंग के रेशमी लिबास पहने हुए थे। अंबर का लिबास पुराना और गरीब आदमियों जैसा था। सराय के मालिक ने उसे अंदर आता देखा तो उठकर झिड़का और कहा, क्यों मियाँ, यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ भागो यहाँ से, यहाँ भिखारियों का कोई काम नहीं। अंबर ने उसे बहुत कहा कि वो खुद एक ताजिर है और अपने एक सौदागर दोस्त के बारे में पता करने आया है, मगर सराय के मालिक ने उसे धक्के देकर सराय से बाहर निकाल दिया और कहा, अरे बहुत देखें तेरे जैसे भीख मंगे ताजिर, क्या यहाँ चोरी करने का इरादा है? याद रख, अगर फिर इधर का रुख किया तो सिपाहियों के हवाले करके भूखे शेरों के सामने डाल दूंगा। अंबर ने सराय वाले से झगड़ा मोल लेना मुनासिब ना समझा और चुपके से सराय से बाहर निकल आया। शहर में यही एक सराय बाकी रह गई थी, चुनाचे यहाँ जांच पड़ताल बहुत ज़रूरी थी। अंबर ने फैसला कर लिया कि वो सराय के बाहर तालाब किनारे बैठकर अंदर आते जाते लोगों को गौर से देखेगा और अपने दोस्त सांप को पहचानने की कोशिश करेगा। वो तालाब के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और सराय से निकलते और दाखिल होते लोगों को देखने लगा। वो शाम तक वहाँ बैठा रहा, मगर उसे सांप ना मिल सका। मजबूरन शाम को वापस सौदागर की हवेली में आ गया। यहाँ हवेली में आकर उसे सौदागर उसकी बेगुनाह बेटी साइकी की फिक्र खाने लगी। उन बेचारों को तलाश करना भी बहुत ज़रूरी था कि आखिर वो किस हाल में है और कहाँ है, और डाकू उनके साथ क्या सलूक कर रहे होंगे। अंबर सौदागर की हवेली में रहता था और उस पर यह इखलाकी जिम्मेदारी आयद होती थी कि वो उसे और उसकी बेटी को डाकुओं के पंजे से निजात दिलाए। चुनाचे उसने फैसला कर लिया कि सुबह सवेरे उठकर वो उस गार में जाएगा जहाँ वो साइकी को पहली बार मिला था। अगले रोज़ मुंह अंधेरे से उठकर अंबर शहर से काफ़ी दूर पुराने खंडरों की तरफ रवाना हो गया। दोपहर के बाद वो वीरान महल के खंडर में पहुंच गया। उसे मालूम था कि डाकू अब वहाँ नहीं होंगे। फिर वो गार के पास आ गया। गार का मुंह खुला था। वो दबे कदमों अंदर दाखिल हो गया। अंदर सिवाय गिरे पड़े पत्थरों के और कुछ नहीं था। डाकू वहाँ से फरार हो चुके थे। अंबर गार से बाहर निकलकर पत्थरों पर बैठ गया और सोचने लगा कि डाकू कहाँ है। वो इस शहर में अजनबी था। रोम एक बहुत बड़ा शहर था और अंबर को उस शहर के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। उसे इतनी खबर ज़रूर थी कि इस शहर में एक ऐसा रोमी शहनशाह हुकूमत करता है जो बड़ा जालिम और बेरहम है। कैदियों को भूखे शेरों के आगे डालकर बहुत खुश होता है, शोर मचाता है। जिसने अपनी 2 बीवियों को महज इस जुर्म की बिना पर शेरों के आगे डाल दिया कि उन्होंने एक बार उसकी तरफ मुस्कुरा कर नहीं देखा था। उसका इस बड़े शहर में जानने वाला कोई नहीं था। वो किसी साइकी और उसके सौदागर बाप के बारे में पूछ भी नहीं सकता था। मजबूरन अंबर वापस सौदागर की हवेली में आ गया और रात को बिस्तर पर लेटकर यही सोचता रहा कि वो पहले सौदागर और उसकी बेटी को तलाश करे या अपने दोस्त सांप की तलाश में घर से निकले। उसका ख्याल था कि अगर सांप पहले मिल जाए तो फिर डाकुओं की तलाश करने में आसानी हो सकती है। सांप उनकी बू सूंघकर उनका पीछा कर सकता था। आखिर उसने अपने दोस्त सांप को पहले तलाश करने का फैसला कर लिया और सो गया। जाने रात कितनी गुजर चुकी थी। अंबर की आंखें एकदम खुल गई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके सीने में पूरी ताकत से खंजर घोंप दिया हो। उसने आंखें खोलकर देखा, वाकई एक लंबे चौड़ा तेज़ खंजर पूरे का पूरा उसके सीने में दिल के अंदर घुसा हुआ था और एक नकाब पोश दूर खड़ा उसकी तरफ फातिहाना नज़रों से देख रहा था। अंबर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। अजनबी कातिल कुछ हैरान सा हुआ कि अंबर के सीने में पूरा खंजर घुसा है और वो दर्द से तड़पने के बजाय मुस्कुरा रहा है। फिर उसके सीने से खून भी नहीं बह रहा। अंबर ने उसकी हैरानी को और ज़्यादा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाकर अपने सीने से खंजर निकालकर उस आदमी की तरफ फेंक दिया और उठकर बैठ गया। कातिल ने ज़मीन पर से खंजर उठकर उसे गौर से देखा। खंजर पर खून का एक कतरा तक न था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि अंबर भी बिस्तर से उठकर बैठ गया था और उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहा था। कातिल ने झटपट पीछे हटकर कमान में तीर जोड़ा और खटाक से पूरी ताकत के साथ अंबर के सीने पर चला दिया। तीर भी आधे से ज़्यादा अंबर के सीने में दाखिल हो गया।
अंबर ने उसे भी यूं पकड़कर बाहर खींच दिया जैसे वो उसके अंदर लगा ना हो। ना जख्म हुआ ना खून बहा। कातिल ने दूसरा तीर जोड़कर मारा, उसे भी अंबर ने पकड़कर बाहर निकाल दिया और बिस्तर से उठकर नीचे उतराया और कातिल की तरफ बढ़ा। कातिल के मुंह से एक चीख निकली और वह खिड़की में से दूसरी तरफ कूद गया। घबराहट में उसे ये भी मालूम ना हो सका कि वो जिस खिड़की में से कूदा है वो तालाब पर नहीं बल्कि नोकीली चट्टानों पर खुलती है। चुनाचे नीचे जाते ही कातिल का जिस्म नोकीली चट्टानों से टकराकर पाश पाश हो गया। उसकी लाश को घर के नौकरों में से कोई ना पहचान सका कि वो कौन था। कनीज़ों ने भी ना पहचाना। अंबर ने यही अंदाज़ा लगाया कि वो यकीनन उन 2 डाकुओं में से एक होगा जो अंबर से साइकी के अगवा का बदला लेने आया होगा। अपने रात वाले फैसले के मुताबिक अंबर अमीर सौदागरों की सराय में अपने दोस्त नाग को तलाश करने आ गया। पहले रोज़ की तरह सराय के मालिक ने उसे उस दिन भी अंदर न घुसने दिया और बाहर बैठकर ही अंबर आने जाने वालों को देखता रहा। सारा दिन वो सराय के बाहर बैठा रहा, मगर अपने दोस्त सांप उर्फ नाग फनी की उसे एक झलक न दिखाई दी। शाम को नाउमीद होकर अंबर वापस घर आ गया। रात के खाने पर अंबर ने कनीज से बातों ही बातों पूछा, बीबी तुम्हारा क्या ख्याल है, वो आदमी कौन था जो मुझे जान से मारने आया था मगर खिड़की से गिरकर खुद ही हलाक हो गया? कनीज ने कहा, मेरे मालिक, मेरा तो ख्याल है कि ये उन्हीं डाकुओं में से एक था, वो आपसे बदला लेने आया था। मेरा भी यही ख्याल है, मगर सवाल यह है कि सौदागर और उसकी बेटी साइकी को इन लोगों ने कहाँ छुपा रखा है? कनीज ने सरगोजी में कहा, बुढ़े गुलाम को सब मालूम है, वो ज़रूर डाकुओं से मिला हुआ है। अंबर ने कहा, मगर वो तो एक बात भी ज़ुबान से नहीं निकालता, चाहे जितना पूछो उतना मारो, खामोश रहता है, यही कहता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। अरे मालिक, इसे मार खाने की आदत हो गई है, वो इस तरह कभी भी नहीं बकेगा। अंबर ने पूछा, फिर उससे डाकुओं का किस तरह सुराग लगाया जाए? कनीज बोली, एक ही तरीका है मालिक, कि छुट्टी के दिन जब ये शहर की सैर को जाए तो इसका पीछा किया जाए। वो ज़रूर डाकुओं से जाकर मिलता होगा, इसने डाकुओं के साथ बना रखी है, जभी तो बड़े ठाट बाट से रहता है। ठीक है, मैं इसका ताकुब करूँगा, तुम किसी से जिक्र मत करना। अरे मैं क्यों जिक्र करने लगी भला? मैं अपने मालिक की नमक हराम नहीं हूँ, मैं तो उसकी वफादार हूँ। देवता मेरे मालिक और उसकी बेटी को अपनी हिफाजत में रखें, जाने बेचारे कहाँ होंगे, किस हालत में होंगे। अंबर ने कनीज़ को तसल्ली दी कि वो बिल्कुल फिक्र न करे, उसके मालिक और बेटी साइकी को हर हाल में तलाश किया जाएगा। मैं उस वक्त तक कोई और काम नहीं करूँगा और ना इस शहर से आगे सफ़र करूँगा जब तक तुम्हारे सौदागर मालिक और उसकी बेटी साइकी का सुराग नहीं लगा रखा। अब ज़रा ये देखते हैं कि सांप नाग फनी किस हाल में है और कहाँ है। ईरान से अंबर से जुदा होकर नाग फनी सीधा रोम की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में जगह जगह पड़ाव डालता, आराम करता, नाग फनी एक इंसान की शक्ल में रोम की तरफ मुसलसल सफ़र कर रहा था। जब रोम एक दिन के सफ़र पर रह गया तो नाग ने एक चश्मे के किनारे रात गुजारने का फैसला किया और ज़मीन पर कालीन बिछाकर लेट गया। उसका घोड़ा उसके पास बंधा हुआ था। उसे वहाँ लेटे भी आधा ही पल हुआ था कि घोड़ों के सुमों की टाप ने उसे खबरदार कर दिया। वो लेटा रहा। उसका ख्याल था कि मुसाफिर होंगे और उसके करीब से गुजर जाएंगे, लेकिन ऐसा ना हुआ। ये वही डाकू थे जिन्होंने साइकी और उसके बाप को कैद कर रखा था और अंबर को कत्ल करने की फिक्र में थे। नाग फनी उनसे बेखबर था। डाकू उसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। एक ने नाग को गौर से देखा और कहा, कौन हो तुम और तुम्हारी जेब में सोना चांदी कितना है? नाग फनी दिल ही दिल में मुस्कुराया। उसने सोचा ज़रा दिल लगी ही करके दम ले। उसने कहा, हुजूर, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ, इस वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं, सिर्फ ये घोड़ा ही है। हाँ, अगर आप मेरे साथ मेरे घर चले तो वहाँ मेरे पास हीरे जवाहरात हैं। डाकुओं की तो आंखें खुल गईं। दूसरे डाकू ने हुक्म देकर कहा, चलो उठो और हमारे साथ चलो और सुनो, अगर तुमने रास्ते में शोर मचाने की कोशिश की तो हम तुम्हें उसी वक्त खंजर मारकर हलाक कर देंगे। नाग फनी ने झूठ मूठ गिड़गिड़ा कर और हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मेरी भला इतनी जुर्रत कहाँ कि आप जैसे बहादुर लोगों का मुकाबला कर सकूं। मैं आपको सीधा अपने घर ले चलूंगा, वहाँ चलकर आप जिस कदर चाहें सोना जवाहरात लूट लें। नाग फनी उठा और घोड़े पर सवार होकर दोनों डाकुओं के आगे आगे चल पड़ा। अब वो रास्ते में सोचने लगा कि इन लोगों को किसके घर लेकर चले। उसका अपना घर तो कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा, किसी भी अमीर आदमी के घर के बाहर इन्हें खड़ा करके खुद अंदर जाएगा और दूसरी तरफ से बाहर निकल जाएगा। वो अपनी तरफ से दिल लगी कर रहा था, क्योंकि पहुंचना तो उसे हर हाल में उसी शहर में था जिस शहर यानी रोम की तरफ वो डाकू सफ़र कर रहे थे। सफ़र जारी रहा। अगली सुबह को वो तीनों रोम शहर के अंदर दाखिल हो गए। डाकुओं को उस अजनबी नौजवान से लालच था। उन्होंने उस वक्त तक साइकी और उसके बाप को अगवा कर लिया हुआ था और वहाँ से पैसे न मिलने की वजह से उन्हें सख्त परेशानी थी और पैसों की अशद ज़रूरत भी थी। चुनाचे उन्होंने नाग फनी जैसी मोटी मुर्गी को अपनी आंखों से इधर उधर न होने दिया। रोम शहर के अंदर दाखिल होकर उन्होंने नाग से कहा, कहाँ है तुम्हारा घर? हजूर, बस थोड़े ही फासले पर है। चलते चलते नाग को सामने का मकान नजर आया। उसने उसी मकान की तरफ इशारा कर दिया, यही मेरा घर है। हजूर, आप मेरा घोड़ा लेकर यहाँ ठहरें, मैं अंदर जाकर सारा जेवर और हीरे जवाहरात लाकर आपको देता हूँ। डाकू ने कहा, अगर तुमने हमें धोखा देने की कोशिश की तो हम रात को आकर तुम्हारे मकान को आग लगाकर तुम्हें कत्ल कर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा हजूर, हरगिज़ नहीं होगा। आप एक पल के लिए यहाँ ठहरे, मैं अभी सारा माल लेकर आता हूँ। नाग ने घोड़ा उन डाकुओं के पास छोड़ा और ख़ुद उस मकान की ड्योढ़ी में दाखिल हो गया। उसका ख्याल था कि वो ड्योढ़ी में ही सांप बनकर गायब हो जाएगा, लेकिन उसने अंदर मकान में से किसी औरत के सिसकियाँ भरने और रोने की आवाज़ सुनी।
وہ ड्योढ़ी में से गुजर कर अंदर मकान के सहन में आ गया। उसने कान लगाकर सुना, एक औरत कमरे में देवताओं से रो रो कर दुआ मांग रही थी। ऐ मुकद्दस देवता, मेरी मालकिन और मालिक को डाकुओं के पंजे से छुड़ा दो। मैं तुम्हारे मंदिर में घी के चिराग जलाऊंगी। मेरी मालकिन तो भोली भाली मासूम लड़की है। नाग को उस औरत पर तरस आ गया कि बेचारी किस मुसीबत में मुबतला है, देवताओं के आगे रो रो कर दुआएं मांग रही है। उसने उस दुखी औरत की मदद करने का फैसला कर लिया। नाग ने दरवाजे पर दस्तक दी। औरत ने दरवाज़ा खोलकर पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या लेने आए हो? ये बातें बाद में करेंगे, पहले बताओ मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये बताओ तुम कौन हो और तुम्हारी मालकिन और मालिक को कौन उठा कर ले गया? ये साइकी कनीज़ का घर था जो देवताओं के आगे दुआ मांगने अपने घर आई। उसने नाग को सारा वाक़या सुनाया और बताया कि डाकू कई रोज़ से उसकी मालकिन साइकी और उसके बाप को अगवा करके न जाने कहाँ ले गए। नाग ने कहा, इस वक्त मैं खुद 2 अदद डाकुओं के पंजे में फंसा हूँ। ज़रा बाहर गली में झांक कर देखो, ये डाकू वही तो नहीं? कनीज़ ने उस रात डाकुओं की एक झलक देख ली थी। उसने खिड़की में से बाहर झांक कर देखा और फ़ौरन पहचान लिया। हाँ, ये वही डाकू हैं जिन्होंने मेरी मालकिन और मालिक को अगवा किया है। नाग ने कनीज़ के मुंह पर हाथ रख कर कहा, बस तुम फिक्र ना करो, मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी मालकिन का मकान कहाँ है। कनीज़ ने दरिया किनारे वाली हवेली का पूरा पता बता दिया। नाग को अभी तक मालूम नहीं था कि इस हवेली में अंबर उसका इंतज़ार कर रहा होगा। उसने कनीज़ को वहीं छोड़ा और ख़ुद बाहर आकर डाकुओं से कहने लगा, हजूर, मेरी माँ सारा सोना और जवाहरात लेकर दूसरे मकान में चली गई। आप मेरे साथ दूसरे मकान में चलिए, मैं वहाँ आपको सारा माल लेकर दे दूँगा। डाकू ने तैश में आकर कहा, कमीने बकवास करता है, चल हमारे साथ जंगल में, हम अभी तुझसे सारा माल बरामद कर लेते हैं। दोनों डाकू नाग को पकड़कर शहर से बाहर वीरान जगह पर ले गए और उसे कोड़ों से मारना शुरू कर दिया। थोड़ी देर तो नाग फनी खामोश रहा, फिर उसने सोचा कि भाड़ में जाए ऐसा मजाक और दिल लगी, ये कमबख्त तो मुझे मार कर ही दम लेंगे। फ़ौरन फनकार मारकर सीधा हो गया और एक खूनखार शेर बनकर इस जोर से दहाड़ा कि दोनों डाकू शशदर होकर रह गए। उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या देख रहे हैं। अभी एक आदमी उनके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था और अब वो शेर बनकर दहाड़ रहा है। वो घोड़े पर सवार होकर दीवानों की तरह भागे। कुछ दूर तक नाग ने शेर बनकर उनका मुकाबला किया, फिर सांप के रूप में आकर उनके पीछे पीछे रवाना हो गया। वो असल में ये जानना चाहता था कि डाकुओं का ठिकाना किस जगह है और उन्होंने कनीज़ की मलका साइकी और उसके बाप को कहाँ पर छुपा रखा है। डाकू नाग की नज़रों से ओझल हो गए। वो सिर्फ उनकी बू सूंघकर आगे बढ़ रहा था। शहर से काफ़ी दूर वीरान चटियल पहाड़ों में एक खंडर के पास जाकर सांप रुक गया। यहाँ उन दोनों की बड़ी तेज़ बू आ रही थी। आखिर उसने एक तरफ पहाड़ में सुराख देखा और उस सुराख के अंदर दाखिल हो गया। ये सुराख एक बहुत बड़े गार का मुंह था जिसे डाकुओं ने पत्थरों से बंद कर दिया। अंदर एक सुरंग चली गई। नाग दीवार पर रिंगता आगे बढ़ता रहा। फिर उसने देखा कि दोनों डाकू एक जगह पत्थरों पर बैठे इस वाक़े पर हैरत कर रहे थे और कह रहे थे, ऐसा लगता है जैसे ख्वाब देखा हो, ड्रावना ख्वाब। वो एक ड्रावना ख्वाब ही था जो डाकुओं ने देखा था और अब वो एक और ड्रावना ख्वाब देखने वाले थे। सांप दीवार के साथ लगा उन दोनों की बातें सुन रहा था। वो ये मालूम करना चाहता था कि डाकुओं ने साइकी और उसके वालिद को किस जगह छुपा रखा है। इतने में डाकू ने कहा, मैं तो कहता हूँ उस बुड्ढे का काम तमाम करके साइकी को दूसरे शहर में ले जाकर बेच देते हैं। ख्वाह मखा का एक बोझ हमने अपने कांधों पर उठा रखा है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आज का दिन इंतज़ार कर लो, शायद हमें बता दे कि उसने अपना ख़जाना किस जगह छुपा रखा है। ठीक है, लेकिन आज के दिन उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। कल तक वो ख़जाने का पता बताए या ना बताए, हम उसे ज़रूर ठिकाने लगा देंगे। ठीक है। इसके बाद उन दोनों ने उठकर दीवार के पीछे जाकर सुलाखदार दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ से साइकी की चीखों की आवाज़ें आने लगीं। साफ मालूम हो रहा था कि डाकू उस मासूम लड़की पर जुल्म कर रहे हैं ताकि उसका बाप बेटी को मार पड़ती देखकर ख़जाने का पता बता दे। सांप से साइकी की चीखें बर्दाश्त न हो सकी। वो दीवार पर से रिंगता हुआ सुलाख वाले दरवाजे की ओट में आ गया। उसने देखा कि डाकुओं ने दोनों बाप बेटी को जंजीरों के साथ बांध रखा है। एक डाकू हंटर से बेचारी साइकी को पीट रहा था और वो रो रो कर रहम की भीख मांग रही थी। साइकी के जिस्म से खून बह रहा था मगर डाकुओं को बिल्कुल रहम नहीं आ रहा था। सांप को बेहद गुस्सा आ गया। उसने उन दोनों संग दिल इंसानों का काम तमाम करने का फैसला कर लिया। अब देखना यह था कि वो पहले किस डाकू को डस कर हला करे। सांप ने देखा कि एक डाकू तो साइकी को मार रहा है और दूसरा पत्थर पर बड़े आराम से बैठा बतख की भुनी हुई टांग चबा रहा है। सांप ने दूसरे डाकू को पहले डसने के लिए चुन लिया और बहुत समझकर दीवार के साथ रेंगता हुआ उस तरफ आ गया। जब वो दूसरे डाकू के पीछे आकर आहिस्ता आहिस्ता फन फैलाकर खड़ा होने लगा तो साइकी के बाप ने उसे देख लिया और खौफ के मारे उसके मुंह से चीख निकल गई, सांप सांप। इतना सुनकर हंटर मारने वाले डाकू ने पीछे पलटकर देखा मगर इस दौरान में सांप अपना काम कर चुका था। उसने लपक कर दूसरे डाकू को डस लिया था और गार के अंदर कहीं गायब हो चुका था। दूसरा डाकू टांग पकड़कर बैठ गया। पहले डाकू ने खंजर निकालकर सांप के काटे हुए जख्म को कुरेदना शुरू कर दिया, लेकिन नाग का जहर कोई मामूली जहर तो था नहीं। ये एक ऐसे सांप का जहर था जो 200 बरस से इस ज़मीन पर जिंदा था। उसका जहर तो पलक झपकते में दूसरे डाकुओं के खून में शामिल होकर उसके सारे बदन में फिर गया। पहला डाकू जख्म कुरेद रहा था कि दूसरा डाकू बेजान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा।
और उसके होंठों, कानों और नाक से खून जारी हो गया। पहला डाकू तैश में आकर साइकी और उसके बाप की तरफ मुड़ा और हंटर से उन दोनों को बेतहाशा मारने लगा। जलील इंसानों, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त मर गया। अब मैं तुम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। और उसके साथ ही डाकू ने हंटर फेंककर म्यान में से तलवार निकाली और हवा में लहराकर उनकी तरफ बढ़ा। दूसरी तरफ सांप भी दोबारा हमला करने के लिए वहां मौजूद था। वो डाकू पीछे आकर अपना फन फैला चुका था। जो ही डाकू ने तलवार फिजा में बुलंद की, साइकी के मुंह से चीख निकली और सांप ने फौरन मुंह आगे करके पहले डाकू को भी पिंडली पर डस लिया और पत्थरों के पीछे जाकर छुप गया। डाकू तो खौफजदा होकर वहीं बैठ गया। तलवार उसके हाथ से गिर पड़ी और उसका सारा बदन जहर के असर से कांपने लगा। सांप दीवार की ओट में हो गया। यहाँ उसने फुनकार मारी और फिर इंसान के रूप में आ गया और सामने आकर दम तोड़ते हुए डाकू से कहने लगा, तुम जैसे जालिम और कातिल लोगों का यही अंजाम होना चाहिए। डाकू ने हाथ जोड़कर कहा, देवता के लिए मेरी जान बचा लो, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ, मुझ पर रहम करो। नाग ने कहा, तुमने किसी इंसान पर रहम खाया होता तो आज तुम पर भी कोई रहम करता। तुमने हमेशा बेगुनाह लोगों पर जुल्म किया, अब अपने किए की सजा भुगतो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। नाग की आंखों के सामने पहले डाकू ने भी दम तोड़ दिया। जमीन पर दोनों डाकुओं की लाशें पड़ी थी। नाग ने आगे बढ़कर साइकी और उसके बाप की जंजीरें खोल दी। साइकी के बाप ने कहा, नेक दिल इंसान, तुम कौन हो और तुझे कैसे पता चला कि हम बाप बेटी यहाँ जिंदगी और मौत के दरमियान लटके हैं? बस पता चल गया, मेरे साथ चलिए, मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ। तुम्हारा शुक्रिया हम किस ज़ुबान से अदा करें, लेकिन मुझे समझ में अब तक ये बात नहीं आ रही कि तुम डाकुओं की खुफिया जगह पर अकेले पहुँच कैसे गए और वो सांप कहाँ से आ गया। नाग ने ज़रा तेज़ लहजे में कहा, बड़े मियाँ, तुम्हें इतनी फिक्र क्यों है कि मैं यहाँ कैसे आ गया? तुम्हें डाकुओं के पंजे से छुड़ाने ही आया हूँ ना, और फिर इस किस्म के गारों में तो सांप हुआ करते हैं। साइकी ने कहा, मुझे हैरत इस बात पर है कि सांप ने हमें कुछ क्यों नहीं कहा। दोनों मर्तबा उसने डाकुओं को ही डसा। तो क्या तुम चाहती थी कि सांप डाकुओं के बजाय तुम दोनों को डस लेता? अगर ऐसा है तो सांप शायद फिर आ जाए। साइकी के बाप ने हाथ जोड़कर कहा, देवता तुम सलामत रखें, ऐसा हरगिज़ ना करना। हमारी ज़िंदगी बच गई, हम तो तुम्हारा एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकते। साइकी और उसका बाप नाग के साथ गार से बाहर आ गए। यहाँ डाकुओं के दोनों घोड़े दरख्तों के साथ बने थे। वो घोड़ों पर सवार हुए और शहर में अपनी हवेली की तरफ बढ़ने लगे। हवेली में कनीज़ ने नाग के साथ अपनी मालिक और उसकी बेटी साइकी के देखा तो खुशी से निहाल हो गई। अब उसने बताया कि किस तरह नौजवानों की आहाजारी सुनकर उनकी मदद को रवाना हुआ। साइकी और उसके बाप ने नाग का एक बार फिर शुक्रिया अदा किया, उसे तलाई तख्त पर बिठाया। गुलामों ने उनके आगे खाना चुन दिया। साइकी के वालिद ने अंबर के बारे में पूछा। कनीज़ ने कहा, वो अपने किसी दोस्त की तलाश में निकलते हैं, आते ही होंगे। नाग का माथा ठनका कि कहीं वो शख्स जिसके बारे में साइकी का बाप पूछ रहा है अंबर उसका मोहसिन ना हो। उसने पूछा, आप लोग किस नौजवान की बात कर रहे हैं? साइकी ने कहा, उसके अंदर भी तुम्हारी तरह इंसानी हमदर्दी का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है, अभी आ जाएगा, तुम्हें मिलवाएंगे। नाग खामोशी से खाना खाता रहा। फिर वो साइकी के बाप के साथ मिलकर कहवा पीने लगा। इतने में दरवाजे का पर्दा हटा और अंबर दाखिल हुआ। उसने नाग को बिल्कुल ना पहचाना क्योंकि वो किसी अजनबी नौजवान के रूप में था, मगर नाग ने उसे पहचान लिया और आगे बढ़कर कहा, मेरे मोहसिन, मेरे वफादार दोस्त। अंबर समझ गया कि उसके सामने नाग इंसान की शक्ल में खड़ा है। वो भी नाग से बगलगीर हो गया। अब घर के बाकी लोग भी समझ गए कि दोनों बिछड़े हुए दोस्त थे जिन्हें तकदीर ने उनके घर में मिला दिया। अंबर ने साइकी और उसके बाप को मुबारकबाद दी कि उसके दोस्त की वजह से वो फिर अपने घर आ गए। नाग फनी ने सारा वाक़या अंबर को सुनाया, लेकिन उसने सब के सामने ये न जाहिर किया कि उसने सांप बनकर डाकुओं को हलाक कर दिया। बस यही कहा, खुशकिस्मती से वहाँ एक सांप आ गया जिसने डाकुओं को डस लिया, वरना इनसे छुटकारा हासिल करना बड़ा मुश्किल था। साइकी के बाप ने कहा, अगर ऐन वक्त पर सांप ना आता तो डाकू हम दोनों बाप बेटी को कत्ल कर चुके होते। अंबर मुस्कुराने लगा क्योंकि वो खूब जानता था कि वो सांप कौन था और कहाँ से आया था। उसने नाग के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शाबाश मेरे दोस्त, तुमने एक गम नसीब बूढ़े बाप और उसकी बेगुनाह बेटी की मदद करके इंसानियत का नाम ऊंचा कर दिया। मैं तुम्हारे इस नेक काम से बहुत खुश हुआ। नाग ने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्त, मैंने तो अपना फ़र्ज़ अदा किया। मेरी जगह अगर तुम होते तो यही फ़र्ज़ अदा करते। ये सारी गुफ्तगू वो मक्कार गुलाम भी सुन रहा था, जो डाकुओं से मिला हुआ था। उसे अपने दोस्तों के हलाक होने और साइकी और उसके बाप के बच निकलने का अज हद सदमा था। उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि वो उस नौजवान से ज़रूर इंतकाम लेगा। वो रात का इंतज़ार करने लगा। उसका इरादा रात को सोते में नाग को कत्ल कर देने का था। कमबख्त की मौत उसके सर पर मंडला रही थी। रात गए तक अंबर और नाग आपस में बातें करते रहे। नाग ने उसे बताया कि उसको मिस्र में ही देर हो गई, वरना वो रोम में कब का पहुंच चुका होता। अंबर ने उसे कहा कि उसने रोम की एक एक सराय की खाक छान मारी। फिर उसने अमीर सौदागरों की सराय के गंजे और बदतमीज़ मालिक का किस्सा भी सुनाया। उसने अंबर के साथ इंतहाई बदतमीज़ी का सलूक किया। फिर नाग ने कहा कि कल उसकी चलकर खबर लेंगे। नाग रात को जब इंसान की शक्ल में सोता तो उसकी आंखें हमेशा खुली रहती। चुनाचे उस रात भी वो गहरी नींद सोया हुआ था, मगर उसकी दोनों आंखें खुली थीं। उधर मक्कार गुलाम इसी वक्त का इंतजार कर रहा था। उसने जब तसल्ली कर ली कि नाग सो गया है तो वो दबे कदमों उसके कमरे में दाखिल हुआ।
قالین پر قدم قدم چلتا ہاتھ میں خنجر چھپائے وہ ناگ کے پلنگ کی طرف عقب سے بڑھنے لگا۔ ناگ اگرچہ انسان کی شکل میں سو رہا تھا مگر آخر وہ سانپ تھا۔ اس کی حس بڑی تیز تھی، سوتے میں اس کے نتنوں میں کسی اجنبی انسان کے بدن کی تیز بو داخل ہوئی اور اس کی نیند ٹوٹ گئی۔ اس نے اندھیرے میں دیکھا کہ سائیکی کا غلام خنجر ہاتھ میں لیے بڑی تیز احتیاط کے ساتھ ایک قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ غلام ضرور ڈاکوؤں سے ملا ہوا ہوگا اور اب اس ڈاکو کی موت کا بدلہ لینا چاہتا ہوگا۔ وہ چوکنا ہو گیا۔ وہ یہ دیکھنے لگا کہ غلام کب اس کے قریب آتا ہے۔ جب مکار حملہ آور ناگ کی اپنی زد میں آ گیا تو اس نے بستر پر لیٹے لیٹے زور سے پھنکار ماری اور سانپ کی شکل میں آ گیا اور اس نے پھن اٹھا کر اس کے سامنے لہرایا۔ غلام کے تو خوف کے مارے پسینے چھوٹ گئے۔ اپنے سامنے ایک اچھے بھلے انسان سوئے ہوئے کو یکلخت سانپ بنتا دیکھ کر اس کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر زمین پر گر پڑا اور وہ دونوں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ناگ نے فیصلہ کر لیا کہ چونکہ غلام نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لی ہے اس لیے وہ اسے کچھ نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنا پھن اسی طرح لہراتا رہا۔ لیکن بدقسمت غلام نے ایک چال چلی۔ وہ آہستہ سے کھسکتا ہوا پیچھے ہٹنے لگا۔ سانپ اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ غلام نے پیچھے ہٹ کر لپک کر دیوار کے ساتھ لٹکی ہوئی تلوار کھینچ لی اور ناگ پر حملہ کر دیا۔ اگر سانپ پہلو بدل کر دوسری طرف نہ ہٹ جاتا تو غلام کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دینے تھے۔ اب غلام تلوار سے وار پر وار کر رہا تھا اور سانپ اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر پہلو بدل رہا تھا۔ اب تو ناگ کو اپنی جان کی فکر پڑ گئی۔ اس نے سوچا اگر وہ سانپ کی جون میں رہا تو غلام ضرور تلوار مار کر اسے زخمی کر دے گا۔ بہتر یہی ہے کسی دوسرے جانور کی شکل اختیار کی جائے، کوئی ایسا جانور جسے اگر تلوار کا ایک آدھ وار لگ بھی جائے تو وہ زخمی نہ ہو۔ اس کے لیے ناگ کے ذہن میں صرف ہاتھی کا خیال آیا۔ چنانچہ اس نے ایک پھنکار ماری اور دوسرے لمحے غلام نے دیکھا کہ کمرے میں فرش لے کر چھت تک ایک بہت بڑا ہاتھی کھڑا جھول رہا تھا اور بار بار اس کی طرف اپنی سونڈ لہرا رہا تھا۔ اب تو غلام بے حد گھبرایا۔ اس کا خیال تھا کہ ناگ کوئی جادوگر ہے اور سب کچھ جادو کے زور پر کر رہا ہے۔ اس نے پھر بھی ہمت نہ ہاری اور ہاتھی کی سونڈ کو تلوار مار کر 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر اتنے بڑے ہاتھی کے آگے اس کی کچھ بھی پیش نہ گئی۔ ہاتھی نے آگے بڑھ کر سونڈ کا 2 من وزنی مکہ غلام کی پسلیوں میں دے مارا اور اس کی کمر کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ مکار غلام مردہ ہو کر زمین پر گر پڑا۔ ناگ اسی وقت دوبارہ انسانی شکل میں آیا اور اس نے حویلی میں شور مچا کر سب کو بلا لیا۔ گھر کے سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ سائیکی کو معلوم ہوا کہ غلام اسے قتل کرنے آیا تو بے حد حیران ہوئی۔ کنیز نے کہا مالکہ مجھے تو پہلے اس کمینے پر شک تھا، اسی نے ڈاکوؤں کو اس رات بتایا کہ آپ کمرے میں سو رہی ہیں۔ امبر نے کہا مجھے خود اس پر شک تھا، آخر ہمارا شک درست ثابت ہوا۔ بہرحال دیوتاؤں کا شکر ہے کہ ہماری دوست کی جان بچ گئی اور قتل کرنے کی نیت سے آنے والا خود ہی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ صبح کو سائیکی کے باپ نے اس خوشی میں اپنی حویلی یا چھوٹے سے محل میں دوستوں کی ایک شاندار دعوت کی جس میں ہر قسم کے پرندوں کا گوشت بھونا گیا۔ دعوت میں امبر نے ناگ کو ایک طرف لے جا کر پوچھا کم از کم مجھے یہ تو بتا دو کہ تم نے حملہ آور کی کمر کے 2 ٹکڑے کس ہتھیار سے کیے۔ ناگ نے مسکرا کر کہا کیا تم یقین کرو گے کہ میں ہاتھی بن کر اس کے سامنے آ گیا، مگر کمبخت ذرا نہیں ڈرا۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے مجھے انسان سے سانپ کی شکل میں آتے دیکھا، ذرا گھبرایا مگر ہوشیار ہو کر تلوار چلانے لگا۔ اگر میں ہاتھی نہ بنتا تو وہ مجھے تلوار سے شدید زخمی کر دیتا۔ امبر نے کہا ہاتھی بن کر تمہیں عجیب سا نہیں لگا؟ ناگ نے ہنس کر کہا بس یوں لگا تھا جیسے میں سارے کمرے میں بھر گیا ہوں، ابھی تک مجھے اپنے کندھوں پر بوجھ سا محسوس ہوتا ہے۔ غور سے دیکھو یار امبر، کہیں ابھی بھی میں ہاتھی تو نہیں، کہیں میری ناک پر سونڈ تو نہیں نکل آئی؟ اور دونوں دوست دیر تک ہنستے رہے۔ روم میں ایک ظالم اور جابر بادشاہ کی حکومت تھی۔ امبر نے فیصلہ کر لیا کہ اس شہر سے نکل کر کسی دوسرے شہر میں چلنا چاہیے۔ اس نے روم میں رہ کر ٹرائے کے شہر کی اور وہاں کی ملکہ ہیلن کی بڑی تعریف سنی تھی کہ وہ بڑی پڑھی لکھی اور عالم فاضل ملکہ ہے اور پڑھے لکھے تہذیب والے لوگوں کی بڑی قدر کرتی ہے۔ اس کے شہر میں قیدیوں کو بھوکے شیروں کے آگے نہیں ڈالا جاتا تھا۔ امبر نے اپنے فیصلے سے ناگ کو آگاہ کیا تو اس نے کہا میرے دوست میں تمہارے ساتھ ہوں، تم جس شہر میں جانا چاہو گے میں بھی اس طرف کے رخ کروں گا۔ اس روز انہوں نے سائیکی اور اس کے والد سے اجازت لی اور روم شہر سے رخصت ہونے کے لیے اس کے بازاروں میں نکل آئے۔ اچانک امبر کو سرائے کے کنجے مالک کا خیال آیا جس نے امبر کے ساتھ بدتمیزی کی تھی اور اسے محض اس لیے سرائے کے اندر داخل نہیں ہونے دیا کہ امبر کے پاس دولت نہیں تھی، اچھے کپڑے نہیں تھے۔ ناگ نے مسکرا کر کہا چلو ذرا اس گنجے سرائے والے سے 2 ہاتھ کرتے ہیں، اسے ایسا سبق سکھائیں کہ پھر کسی غریب آدمی کا مذاق نہ اڑا سکے اور اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش نہ آئے۔ دونوں دوست گنجے سرائے والے کے محلے میں آ گئے۔ امبر نے کہا کہ وہ غریب بن کر تو وہاں نہیں جا سکتے کیونکہ سرائے کے مالک کا حکم ہے کہ اس کی سرائے میں غریبوں کی کوئی جگہ نہیں، صرف امیر سوداگر ہی اس کی سرائے میں ٹھہر سکتے ہیں۔ ناگ نے کہا یہ کون سی مشکل بات ہے، ہم ابھی امیر سوداگر بن کر جاتے ہیں۔ میں سانپ ہوں اور سانپ کے پاس تو بڑے خزانے ہوتے ہیں، ہم تو خزانوں کی خبر گیری کرتے ہیں، تم آنکھیں بند کرو۔ امبر نے آنکھیں بند کر لیں، اسے پھنکار کی آواز سنائی دی اب آنکھیں کھولو۔ امبر نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ دونوں دوست انتہائی قیمتی ریشمی کپڑوں میں ملبوس تھے۔ ان کے پاس 2 فالتو خچر تھے جن پر ریشم اور کم خواب کے اعلیٰ ترین کپڑوں کے تھان لدے ہوئے تھے۔
गोया वो इस वक्त अमीर तरीन सौदागरों के भेस में थे। नाग ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों दोस्त, ये हुलिया ठीक रहेगा ना? अब तो सराय का मालिक हमें सराय में दाखिल होने से रोकेगा नहीं। अब तो वो झुक झुक कर हमें सलाम करता हुआ थकेगा नहीं। तो चलो फिर आओ, चलकर तमाशा देखते हैं। दोनों दोस्त बड़े अमीर सौदागरों के भेस में सराय के बाहर पहुंच गए। सराय के गंजे मालिक ने जब देखा कि 2 ज़र्क बर्क कीमती लिबास वाले सौदागर तिजारत के सामान के साथ उसकी सराय में आए तो खुशी से उछल पड़ा और लपक कर उनकी तरफ आया और झुक झुक कर सलाम करने लगा। हजूर तशरीफ़ लाइए, ज़हे नसीब कि आप तशरीफ़ लाए। गंजे ने सहारा देकर अंबर और नाग फनी को घोड़े पर से उतार लिया। उसने एक लम्हे के लिए घूर कर अंबर को देखा और सोचने लगा, शायद उसे उसने पहले कहीं देखा है। फिर उसने सर को झटक दिया। वो अमीर सौदागरों की खिदमत के नशे में सरशार था। उसे खूब मालूम था कि वो इनसे मन मानी कीमत वसूल करेगा और खूब दौलत कमाएगा। हजूर के गुस्ल के लिए गर्म पानी मौजूद है। हजूर के खाने के लिए मेरे पास खरतूम के कबूतर भी हैं और यमन के हिरन भी। हजूर जो पसंद करें मैं वही पकाऊंगा। अंबर ने गर्दन अकड़ कर कहा, हम यहाँ देवताओं की एक रस्म अदा करने आए हैं। हम शहर के 1000 गरीबों को आला तरीन खाना पकवा कर खिलाना चाहते हैं। क्या इसका बंदोबस्त हो सकेगा? गंजे सराय वाले की तो बाछें खिल गई। 1000 आदमियों के खाने का मतलब ये था कि वो उसमें से कई हजार सोने के सिक्के हासिल कर सकता था। उसने झुक कर कहा, हजूर मेरी सराय में अगर आप चाहें तो सारे रोम शहर की दावत का बंदोबस्त किया जा सकता है। आपकी दुआ से मैं तो खिदमत ही अमीर लोगों की करता हूँ। गरीब आदमी को तो मैं सराय के अंदर दाखिल होने नहीं देता। नाग ने कहा, तो फिर ठीक है, कल शाम इस सराय के बाहर शामियाने लग जाने चाहिए। शहर में ऐलान करा दो, जो कोई भूखा हो वो पेट भर कर यहाँ खाना खा सकता है। और सुनो, मैं हर किस्म के परिंदों का गोश्त होना चाहिए खाने में। यमन के जितने हिरन तुम्हारे पास हैं सबको भून डालो। दरिया फरात के किनारे पर उगे हुए आला तरीन चावल का पुलाव बनाओ। अगर खाना ख़राब हुआ तो हम एक पाई भी अदा नहीं करेंगे। गंजे ने गर्दन झुकाकर कहा, हजूर कभी हो सकता है कि खाना ख़राब पके? जिस तरह आपका हुक्म होगा वैसे ही होगा जनाब अली। अगर आप मौजूद अमीर तरीन सौदागर हैं तो मैं भी ख़ानदानी आदमी हूँ। मेरी सराय में से तो कभी कभी बादशाह रोम के दरबार में भी खाना पक कर जाता है। बस ठीक है, खाने और दावत का अभी से इंतज़ाम शुरू कर दो। अगर सोने के कुछ सिक्कों की ज़रूरत हो तो हमसे पेशगी ले लो। कमबख्त अगर उसी वक्त कुछ सिक्के पेशगी ले लेता तो उसका नुकसान ज़्यादा न होता, मगर बदनसीब ने शेखी से काम लेकर कहा, हजूर अनवर इसकी क्या ज़रूरत है? ग़ुलाम के पास आपका दिया बहुत कुछ है। देवता अपालो की कसम, अगर आप हुक्म करें तो सारे रोम के लिए दावत पका दूँ। शाबाश, हमें तुमसे यही उम्मीद थी। हम भी इसीलिए तुम्हारी सराय में आए हैं। आपकी ज़रा नवाजी है। सराय का गंजा मालिक खुशी से फूले नहीं समा रहा था। उसके पास जितनी दौलत जितना सोना था सब का सब देकर उसने आला तरीन दावत का इंतज़ाम शुरू कर दिया। सैकड़ों हिरन, मुर्ग, बतखें, कबूतर, तीतर, सिमुर्ग, खरगोश और जाने क्या क्या खुशबुएं और मसाले खरीद लिए। अंबर और नाग उसे पागलों की तरह घूम फिर कर दावत का इंतज़ाम करते देखकर बेहद खुश हो रहे थे। दूसरे रोज़ शाम को सराय के बाहर शामियाने लग गए। शहर के जितने गरीब और मस्कीन लोग थे सारे के सारे जमा हो गए। हज़ारों के लिए खाना पकाया गया। अंबर और नाग ने खुद अपनी निगरानी में गरीबों में खाना तकसीम करना शुरू कर दिया। गरीब लोग खाना खा रहे थे और दुआएं दे रहे थे। गंजे मालिक को गरचे ये बात पसंद नहीं थी कि उसकी सराय के बाहर गरीब लोगों का हजूम इकट्ठा हो, मगर अंबर और नाग फनी से उसे बेपनाह दौलत मिलने वाली थी, इसलिए वो खुश हो गया। खाना ख़त्म हुआ। गरीब लोग पेट भर कर दुआएँ देते चले गए। अंबर और नाग अपने कमरे में बैठे हुए थे कि सराय का मालिक हाथ में फहरिस्त लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने 3 बार झुककर सलाम किया और बोला, हजूर अनवर अखराजात की फहरिस्त हाजिर है। नाग ने कहा, हाँ हाँ ज़रूर पेश करो। नाग ने अखराजात की फहरिस्त पढ़ी तो हैरान रह गया। गंजे ने एक एक चीज़ के 6-6 गुना ज़्यादा दाम लगाए थे। उसने 13 लाख सोने के सिक्कों का बिल बना दिया, लेकिन उसने चेहरे पर एक शिकन भी न डाली, क्योंकि उसने कौन सा बिल अदा करना था। उसने बिल देकर कहा, यह मुनासिब है ना? गंजे मालिक ने अदब से मोटी गर्दन में बल डालकर कहा, हजूर बिल्कुल मुनासिब, मैंने हर शय की बड़ी ही जायज़ कीमत लगाई है। नाग ने अंबर को बिल दिखाया। अंबर ने सर हिलाकर कहा, बहुत मुनासिब मालूम होता है। फिर गंजे मालिक की तरफ मुतवज्जो होकर कहा, इस वक्त हम थके हैं, सुबह उठकर सारी रकम अदा कर दी जाएगी और हाँ, तुम्हें इनाम भी दिया जाएगा। तुम्हारा खाना बड़ा मज़ेदार था और दावत का इंतज़ाम भी बड़ा अच्छा था। सराय के मालिक ने खुश होकर कहा, हजूर की इनायत है, आपकी इनायत, ये आपका ग़ुलाम सुबह हाजिर होगा। शब बखैर। शब खैर। जब सराय का मालिक चला गया तो दोनों दोस्त खूब हंसे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि सुबह को इस सराय में नहीं होंगे। अंबर ने कहा कि खच्चरों पर लदे हुए रेशम और कमख्वाब के थानों को भी अपने साथ ही गायब करना। नाग ने कहा कि हर एक शय इस तरह गायब कर दी जाएगी कि सराय का मालिक सारी ज़िंदगी भी ढूंढता रहे तो उसे हमारा निशान तक न मिल सकेगा। इसके बाद दोनों सो गए। सुबह उठकर नाग फनी ने सबसे पहला काम ये किया कि खच्चर को रेशमी कपड़ों के थान समेत गायब कर दिया। उसके बाद उसने नौकर भेजकर सराय के मालिक को बुलाया और उसे कहा कि वो उनके लिए 2 घोड़ों का बंदोबस्त करे। सराय के गंजे मालिक को तो रकम के साथ साथ इनाम मिलने की पूरी उम्मीद थी। खुशी खुशी बाहर गया, उसने घोड़ों का बंदोबस्त कर दिया।
حضور خالص عربی گھوڑے آپ کے لیے لایا ہوں۔ عنبر نے کہا ہمیں تم سے یہی امید تھی، ایسا کرو کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں بھی گھوڑوں کے ساتھ کر دو۔ سرکار اس کا انتظام تو میں نے پہلے کر دیا۔ ہرن کی نہایت لذیذ بھنی ہوئی 2 ٹانگیں تھیلوں میں بند کر کے گھوڑوں کے ساتھ لٹکا دی ہیں تاکہ حضور کو راستے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ ناگ نے کہا یہ بتاؤ کہ یہاں سے ٹرائی کتنی دور ہے؟ سرائے کے مالک نے کہا سرکار 1 دن اور 1 رات کا سفر ہے۔ عنبر نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اب ہم جا رہے ہیں۔ گنجا مالک ذرا پریشان ہو کر بولا لیکن حضور میری دعوت کی رقم کہاں ہے؟ ارے ہاں، ناگ نے کہا وہ تو ہم بھول ہی گئے۔ گنجے مالک نے کھسیانی سی ہنسی ہنس کر کہا کوئی بات نہیں حضور، ایسا ہو جایا کرتا ہے، آپ امیر لوگ ہیں، امیر لوگ اکثر پیسوں کے بارے میں بڑے بے نیاز ہوتے ہیں۔ ناگ نے کہا یہ لو اپنی رقم۔ ناگ نے اتنا کہہ کر پھنکار ماری اور سیاہ کالا سانپ بن کر پھن پھیلا کر سرائے کے مالک کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان بار بار نکالنے اور جھولنے لگا۔ گنجے کا تو خون خشک ہو گیا، وہ خوف کے مارے سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو گیا۔ عنبر نے کہا لالچی انسان اب لیتا کیوں نہیں اپنی رقم؟ تو غریب آدمی کو سرائے میں داخل نہیں ہونے دیتا، لیکن اب ایک امیر سوداگر سے اپنی رقم وصول نہیں کر رہا۔ سانپ نے ایک پھنکار ماری اور سرائے کے گنجے مالک کی گردن کے گرد لپٹ گیا۔ یہ صدمہ اس قدر خوفناک تھا کہ سرائے کا گنجا موٹا مالک اسے برداشت نہ کر سکا اور بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ ناگ فوراً انسان کے روپ میں آ گیا اور اس نے عنبر سے کہا کیا خیال ہے اب چلنا چاہیے؟ اس لالچی شخص کو اپنے لالچ کی سزا کافی مل چکی، ٹھیک ہے اس کے لیے اتنی ہی سزا کافی ہے۔ ناگ نے کہا تم کہو تو میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت نہیں، اب یہاں سے نکل چلنا چاہیے۔ دونوں دوست سرائے سے باہر نکل آئے۔ یہاں دیوار کے ساتھ ایک نوکر گھوڑا لیے کھڑا تھا۔ اس نے جھک کر دونوں دوستوں کو سلام کیا اور سرائے کے مالک کے حکم کے مطابق دونوں گھوڑے ان کو حوالے کر دیے۔ عنبر اور ناگ گھوڑوں پر سوار ہو کر شہر ٹرائی کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ملکہ ہیلن رہتی تھی۔ پورا 1 دن اور 1 رات سفر کرنے کے بعد دونوں دوست ٹرائی کے شہر میں داخل ہو گئے۔ یہ چھوٹا سا شہر خوبصورت ایک مضبوط قلعے کے اندر بنا تھا۔ قلعے کے دروازے پر رومن سپاہی پہرا دے رہے تھے۔ عنبر اور ناگ پھنی جب دروازے پر پہنچے تو سپاہیوں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا۔ تم کون ہو اور ٹرائی میں کیا کرنے جا رہے ہو؟ عنبر نے آگے بڑھ کر کہا ہم بیماروں کا علاج کرتے ہیں اور اس شہر کی سیر کرنے اور یہاں سے جڑی بوٹیوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے آئے ہیں۔ اس وقت ٹرائی اور دوسرے شہر اسپارٹا کی آپس میں بڑی دشمنی چل رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سپاہی سختی کرتے تھے۔ انہیں بادشاہ ٹرائی کی طرف سے حکم تھا کہ کسی بھی ایسے آدمی کو شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہ دی جائے جس کے بارے میں ذرا سا بھی شک ہو۔ مگر عنبر نے سپاہیوں کے ساتھ کچھ ایسی دوستانہ طریقے سے باتیں کی کہ انہوں نے خوش ہو کر قلعے کا چھوٹا دروازہ کھول دیا۔ تم لوگ شہر میں داخل ہو سکتے ہو۔ عنبر ناگ کو لے کر خوشی خوشی شہر میں داخل ہو گیا۔ اس شہر کی آبادی گرچہ کم تھی لیکن وہاں انہیں ہر دوسرا شہری فوجی لباس میں نظر آیا۔ اسپارٹا والوں کے خلاف اس شہر کی ریاست بڑی زبردست جنگی تیاریاں کر رہی تھی۔ حالانکہ یہ بات اسپارٹا والوں کے بارے میں مشہور تھی کہ وہ سب کے سب سپاہی ہیں اور بڑے بہادر لڑاکا سپاہی ہیں۔ تاریخ بھی اس حقیقت کی گواہی دیتی ہے کہ اسپارٹا شہر کے لوگ بڑے جنگجو تھے اور میدان جنگ میں بے جگری سے لڑتے۔ اس وقت کی تمام شہری ریاستیں اسپارٹا سے خوف کھاتی تھیں۔ شاید اس لیے ٹرائی کے لوگ بڑی زبردست جنگیں تیاری کر رہے تھے کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کا ایک بڑے بہادر دشمن سے مقابلہ ہے۔ عنبر اپنے دوست کے ساتھ گھوڑے پر سوار شہر کی سیر کرتا کرتا ایک جگہ درختوں کے پاس بہنے والے چشمے کے کنارے آ کر لگ گیا۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں کچھ دیر آرام کیا جائے اور سوچا جائے کہ رات کہاں بسر کرنی ہے اور بادشاہ کے دربار تک کیسے رسائی حاصل کی جائے۔ چشمے پر تازہ دم ہونے کے بعد عنبر نے ناگ فنی سے کہا اب سوچنا یہ ہے کہ اس اجنبی شہر میں رات کہاں بسر کی جائے۔ ناگ نے کہا سوائے کسی سرائے کے ہم کہیں بھی رات بسر نہیں کر سکتے۔ چنانچہ وہ سرائے کی تلاش میں چل پڑے۔ اس زمانے میں سرائیں بہت ہوا کرتی تھی۔ انہیں ایک غریبانہ سرائے مل گئی۔ اس سرائے کی مالکن بڑی نیک دل رومن عورت تھی۔ اس نے دونوں دوستوں سے کہا جب تک ان کو شہر میں کوئی ٹھکانے کی جگہ نہیں ملتی وہ بے شک اس کی سرائے میں رہے۔ عنبر نے ناگ سے مشورہ کیا کہ ٹرائی کے دربار تک کیوں کر پہنچا جائے، کیونکہ عنبر کا اصل مقصد یہی تھا کہ ٹرائی کے شاہی دربار میں پہنچ کر شہزادی ہیلن سے ملا جائے، کیونکہ اس نے ہیلن کی خوبصورتی اور اس کی عقل مندی کے بڑے چرچے سنے تھے۔ ٹرائی کے لوگ بھی اپنی شہزادی سے بہت پیار کرتے تھے اور کہتے کہ اس جیسی عقل مند عورت کوئی بھی نہیں۔ ناگ نے کہا میرے دوست ٹرائی کے بادشاہ کے دربار میں پہنچنے اور وہاں ایک باعزت مقام حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کے محل میں پہنچ کر اسے ڈستا ہوں۔ میں بادشاہ کے خون میں صرف اتنا زہر داخل کروں گا جس سے وہ بیمار ہو جائے گا، مرے گا نہیں۔ اس زہر کا کوئی علاج نہ کر سکے گا، پھر تم وہاں پہنچ کر علاج کرنا۔ تمہارے علاج سے بادشاہ تندرست ہو جائے گا اور تمہیں بادشاہ کی ہمدردی حاصل ہو جائے گی۔ تجویز تو بڑی اچھی ہے دوست، مگر تم شاہی محل تک پہنچو گے کیسے؟ کیا راستے میں تمہیں کوئی ہلاک نہیں کر دے گا؟ اس کا انتظام میں خود کر لوں گا، بہرحال میں جاتا ہوں، پھر تمہاری مجھ سے ملاقات کہاں ہوگی؟ فکر نہ کرو، میں خود تمہاری شاہی دربار میں مل لوں گا۔ ایک بار تم دربار میں پہنچ گئے تو پھر میرے لیے تمہیں ملنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ اسی روز ناگ گھوڑے پر سوار ہو کر سرائے سے نکل گیا۔
ट्रॉय के शाही महल का रास्ता मालूम करता और महल की दीवार के पास पहुंचा। महल की दीवार काफ़ी ऊंची थी और किसी किले की निमानंद थी। जैतून और अंजीर के दरख्तों के नीचे घोड़ा बांधकर उसने गौर से दीवार को देखा। ऊपर पहरा देने के लिए बुर्ज बने हुए थे जहां रोमन सिपाही पहरा दे रहे थे। नागफनी सोचने लगा कि अगर उसने वहीं से सांप बनकर दीवार रेंग कर पार करने की कोशिश की तो रास्ते में उसके मारे जाने का बहुत खतरा था, क्योंकि जंगी हालात की वजह से शाही महल के फजील पर जगह जगह पहरा लगा था और फौजी फिर रहे थे। फिर क्या किया जाए? वो अंजीरों के दरख्तों के पास बैठकर सोचने लगा। अचानक एक तरकीब उसके दिमाग में आई, क्यों ना वो शाही अकाब की शक्ल में महल में उड़ता जाए। सिपाही उसे ज़रूर पकड़कर बादशाह के हवाले करेंगे, क्योंकि उस इलाके में सफ़ेद अकाब बहुत ही कम पाया जाता था। उसे यह तजवीज़ बहुत पसंद आई। चुनाचे एक फुनकार मारने के बाद नागफनी जीते जागते इंसान से एक सफ़ेद अकाब में बदल गया। घोड़ा उसे देखकर ज़ोर से हनहनाया। नाग ने एक उड़ान लगाई और दरख्तों के ऊपर एक चक्कर काटकर शाही महल की फसील से होता हुआ महल के ख़ास बुर्ज पर आकर बैठ गया। सिपाहियों ने सफ़ेद अकाब को बुर्ज पर बैठे देखा तो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े। एक सिपाही ने आगे बढ़कर सफ़ेद अकाब को कंबल डालकर पकड़ लिया। वो खुद तो पकड़ा जाना चाहता था। सिपाही अकाब को लेकर बुर्ज के कप्तान के पास आया। कप्तान सफ़ेद अकाब को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस किस्म का अकाब खुश नसीबी की निशानी था और उधर कभी कभी ही देखने में आता था। उसने कहा, शाबाश मेरे बहादुर सिपाहियों, तुमने एक बड़ा कीमती अकाब पकड़ा है। मैं आज ही इसे बादशाह के हजूर में पेश करके इनाम हासिल करूंगा। बादशाह सफ़ेद अकाब को देखकर बहुत खुश होगा। कप्तान ने अकाब को सुनहरी पिंजरे में बंद किया और सीधा बादशाह के खास महल की तरफ आ गया। ट्रॉय का सफ़ेद बालों वाला उधेड़ उम्र बादशाह उस वक्त अपने वजीर से बातें कर रहा था। वजीर का ख्याल था कि उन्हें स्पार्टा शहर पर एकदम और चुपचाप से हमला कर देना चाहिए, जबकि बादशाह का ख्याल था कि ऐसा करने में शिकस्त का खतरा है। अभी उनको शहर की दीवार के अंदर रहकर खूब जंगी तैयारी करनी चाहिए। वो बातें कर ही रहे थे कि महल के हिफाजती दस्ते का कप्तान सुनहरी पिंजरे में बंद किए हुए सफ़ेद उकाब को लेकर अंदर दाखिल हुआ। उसने गर्दन झुकाकर और दायां बाजू बाएं बाजू पर रखकर सलाम किया और कहा, सरकार अली, ये गुलाम आपके लिए एक सफ़ेद उकाब पकड़ कर ला रहा है, जो खुशबख्ती और फतह और नुसरत की निशानी है। और कप्तान ने सुनहरी पिंजरा चांदी की तवाई पर रख दिया। बादशाह बड़ा खुश हुआ और बड़े गौर से सफ़ेद अकाब को देखने लगा। इसमें कोई शक नहीं कि वो एक बड़ा कीमती और शानदार सफ़ेद अकाब था। उस किस्म का अकाब बादशाह ने ईरानी सफ़ीर के बाग में देखा था। बादशाह ने कहा, शाबाश सेलोकस, हम तुमसे बहुत खुश हैं। तुमने हमें वाकई एक कीमती तोहफा ला कर दिया। हमें खुद ऐसे अकाब की ज़रूरत थी। कप्तान ने कहा, हुज़ूर अली, सफ़ेद अकाब का आना वैसे भी एक नेक शगुन है। क्यों नहीं? इसका मतलब साफ यह है कि देवताओं की सारी ताकतें मेरे साथ हैं और वो दिन दूर नहीं जब स्पार्टा का शहर हमारे कदमों पर गिरा होगा। बादशाह ने कप्तान को इनाम इकराम देकर रुखसत किया और वजीर से कहने लगा, तुम्हारा क्या ख्याल है इस अकाब के बारे में? क्या इसका अचानक हमारे महल में आ जाना हमारी खुशबख्ती और खुशनसीबी की दलील नहीं? वजीर ने जैसे कड़वा घूंट निकल कर कहा, जी हाँ, ज़रूर ज़रूर। असल हकीकत ये थी कि वजीर एक मुनाफिक और साजिशी इंसान था। ऊपर से वो ट्रॉय के बादशाह का हमदर्द था, लेकिन अंदर से स्पार्टा वालों यानी बादशाह के दुश्मनों के साथ मिला हुआ था। वो चाहता था कि ट्रॉय पर हमला हो और ये रियासत स्पार्टा वालों के कब्जे में चली जाए, क्योंकि ट्रॉय में उसके पास बहुत थोड़ी ज़मीन और जायदाद थी। उसके खिलाफ स्पार्टा में वहाँ के बादशाह ने उसे बेशुमार ज़मीनें दी और एक शाही महल देने का वादा कर रखा था। शर्त सिर्फ इतनी थी कि वो ट्रॉय की फ़ौज के सारे राज उसके हवाले कर दे और फतह दिलाने में स्पार्टा वालों की हर तरह से मदद करे। स्पार्टा के बादशाह पेरिस ने उसे यहाँ तक कह दिया कि अगर वो किसी तरह ट्रॉय के बादशाह को जहर देकर हलाक कर देने में कामयाब हो गया तो उसे स्पार्टा की आधी सल्तनत दे दी जाएगी। वजीर इन्हीं चक्रों में था, लेकिन ट्रॉय के बादशाह को किसी किस्म की कोई खबर नहीं थी। उसे अपने वजीर पर बड़ा भरोसा था और वो कोई भी उसकी मर्जी के बगैर कदम नहीं उठाता था। उसने सफ़ेद अकाब के बारे में वजीर से मशवरा किया तो वो बोला, बादशाह सलामत, सफ़ेद अकाब आपकी खुशबख्ती की अलामत है। देवता आप पर मेहरबान है। अगर इस वक्त हम स्पार्टा वालों पर हमला कर दें तो फतह हमारे कदम चूमेगी। बादशाह ने कहा, यह मैं सोच समझ कर फैसला करना चाहता हूँ। वजीर साहब, इस सिलसिले में मेरी ख्वाहिश है कि मैं अक्लमंद बेटी हेलन की राय भी लूँ। वजीर को मालूम था कि हेलन एक इंतहाई दानिशमंद और दूर अंदेश औरत है। अगर बादशाह ने उससे मशवरा लिया तो उसे कभी अपने शहर की फजील से निकलकर दूसरे शहर वालों पर हमला करने का मशवरा नहीं देगी। उसने कहा, बादशाह सलामत, आप खुद इंतहाई समझदार और अक्लमंद हैं। आपका फैसला दानिशमंदी और अकल का फैसला होगा। वजीर किसी न किसी तरह बादशाह को फंसा देना चाहता था, लेकिन बादशाह ने कहा, आपको तो मालूम है कि मैं कोई भी काम अपनी बेटी हेलन की राय लिए बगैर नहीं करता और स्पार्टा पर हमला तो एक बहुत बड़ा फैसला है। उस पर अमल करने के लिए मुझे कई बार हेलन से मशवरा लेना होगा और ख़ुद भी सोचना होगा। वजीर खामोश हो गया। बादशाह सफ़ेद अकाब को बड़ी मोहब्बत से देखने लगा और वजीर ने फैसला किया कि वो बादशाह को जंग में उलझाने के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचेगा। स्पार्टा के बादशाह पेरिस का मंसूबा यह था कि वो वजीर की साजिश से ट्रॉय के बादशाह को मजबूर करे कि वो अपने शहर से निकलकर स्पार्टा के किले पर हमला करे और जूँ ही उसे इत्तला मिले वो दूसरी तरफ से ट्रॉय पर हमला करके उसके अंदर दाखिल होकर उसे फतह कर ले।
اسے وزیر کے خاص جاسوس کا انتظار تھا، کیونکہ وزیر کا خیال تھا کہ وہ اسی خوشگوار موسم میں ٹرائے کے بادشاہ کی فوج کو قلعے سے باہر لانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ بادشاہ نے عقاب کو اپنے خاص محل میں لا کر رکھ دیا۔ ہیلن نے سفید عقاب کو دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے باپ سے کہا، ابا جان، اس قدر خوبصورت عقاب آپ کو کہاں سے مل گیا؟ بادشاہ نے اسے بتایا کہ محل کا شاہی کپتان اسے پکڑ کر لایا اور یہ عقاب ہمارے محل کے اوپر چکر لگا رہا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دیوتا ہمارے ساتھ بے حد خوش ہے، اور اگر ہماری اسپارٹا والوں سے جنگ ہوئی تو ہماری فتح یقینی ہوگی۔ ہیلن، جو کہ انتہائی خوبصورت شہزادی کے علاوہ ذہین اور عقل مند بھی تھی، کہنے لگی، فتح تو ہمیں اپنے سپاہیوں کی بہادری سے ملے گی۔ بہرحال یہ سفید عقاب مجھے بہت پسند آیا، بیٹی یہ تم لے سکتی ہو۔ شکریہ ابا جان، آپ کے پاس رہے یا میرے پاس ایک ہی بات ہے۔ اس کے بعد وزیر کے بارے میں بادشاہ نے اپنے بیٹی ہیلن سے بات کی تو اس کی پیشانی پر بل کر پڑ گئے۔ اس نے کہا، وزیر صاحب اتنے بیتاب کیوں ہیں کہ ہم خود اسپارٹا کے شہر پر حملہ کریں؟ ہمیں تو چاہیے کہ قلعے کے اندر رہ کر دشمن کا مقابلہ کریں۔ بادشاہ نے کہا، بہرحال وہ ہمارا وزیر ہے، یہ اس کی رائے ہے، رائے غلط بھی ہو سکتی ہے، ہمیں اس کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہیلن نے کہا، مجھے تو کبھی کبھی اس کی نیت پر شک ہونے لگتا ہے۔ نہیں نہیں بیٹی، ایسی بات نہیں، وزیر ہمارا خاص وفادار آدمی ہے، وہ کبھی کوئی ایسی رائے نہیں دے سکتا جو ہمارے حق میں جاتی نہ ہو۔ ہیلن نے اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سنہری پنجرے میں سفید عقاب کو دیکھنے لگی جو اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مسلسل ہیلن کو گھور رہا تھا۔ ہیلن کو سفید عقاب کی آنکھوں میں کشش نظر آئی جو اس سے پہلے اس نے کسی عقاب کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ اس نے کہا، ابا جان، یہ عقاب مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، اس کی آنکھوں میں جیسی چمک اور سرخی ہے وہ میں نے اس سے پہلے کسی پرندے میں نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے بھول پن سے کہا، ہیلن بیٹی، ایک خاص قسم کا عقاب ہے، یہ تو آج کل کسی جنگل میں نہیں ملتا، کوکاف کے اونچے اونچے پہاڑوں میں اپنا ٹھکانہ بناتا ہے اور کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے نہیں اترتا۔ شاید آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ ہیلن نے آخری نگاہ عقاب پر ڈالی اور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، جہاں سوڈان اور مصر کی کنیزیں اس کے انتظار میں تھیں کہ شہزادی تشریف لائے اور وہ اس کے سونے جیسے سنہری بالوں میں پھول اور کلیاں گوندیں۔ اس رات وزیر خاص نے ایک سوداگر کا بھیس بدلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر رات کے پچھلے پہر ٹرائے کے شہر سے نکل کر اسپارٹا ریاست کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ خود جا کر اسپارٹا کے بادشاہ پیرس کو تمام حالات سے باخبر کرنا چاہتا تھا۔ بادشاہ کو اس نے یہ کہا کہ وہ اپنی بوڑھی والدہ کی خبر لینے گاؤں جا رہا ہے۔ ایک رات اور ایک دن کے سفر کے بعد وزیر اسپارٹا شہر کی فصیل کے نیچے پہنچ گیا۔ قلعے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے سپاہیوں کو خاص مہر کی نشانی دکھائی، جس کو دیکھتے ہی اس پر فوراً قلعے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ وزیر گھوڑے پر سوار وہاں سے سیدھا پیرس کے محل میں پہنچا۔ اس نے غلام کے ہاتھ انتہائی اہم اطلاع پہنچائی کہ وزیر ٹرائے اس سے ملنے آیا ہے۔ پیرس خود چل کر باہر آیا اور بغلگیر ہو کر اسے اندر لے گیا۔ پیرس نے محل کے سارے پردے گرا دیے اور خاص رازداری کے انداز میں وزیر سے تازہ ترین حالات پر گفتگو شروع کر دی۔ وزیر نے اسے بتایا کہ ٹرائے کا بادشاہ کسی صورت میں بھی اپنی فوج کے ساتھ قلعے سے باہر نکلنے پر آمادہ نہیں۔ پیرس نے کہا، پھر کیا کیا جائے؟ ہماری فتح اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ ہمارے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے اور ہم پیچھے سے ہو کر اس کے خالی قلعے پر قبضہ کر لیں اور پھر راستے میں دونوں طرف سے حملہ کر کے اس کی فوج کو تتر بتر کر دیں۔ میرا منصوبہ بھی یہی تھا، مگر بادشاہ راضی نہیں ہو رہا۔ اس کے علاوہ وہ ہر بات کا مشورہ اپنی بیٹی ہیلن سے کرتا ہے۔ ہیلن نے بھی اسے یہی مشورہ دیا کہ اپنے قلعے کو ہرگز نہ چھوڑا جائے، بلکہ قلعے میں بند ہو کر اسپارٹا کی فوج کو مجبور کیا جائے کہ وہ محاصرہ کرے اور پھر قلعے کے اوپر سے اس پر سنگ باری اور تیروں کی بارش کر کے اسے ختم کر دیا جائے۔ پیرس نے غصے میں کہا، وہ بدبخت عورت اپنے ذلیل مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ اچانک وزیر کے مکار ذہن نے ایک ترکیب سوچی اور چمکیلی مکار آنکھوں کے ساتھ کہا، کیوں نہ ہم کسی طرح شہزادی ہیلن کو اغوا کر کے اپنے قلعے میں لے آئیں، پھر بادشاہ مجبور ہو جائے گا کہ ہمارے شہر پر حملہ کرے۔ اسپارٹا کے بادشاہ نے یہ تجویز سنی تو وزیر کی دانشمندی اور مکاری پر دنگ رہ گیا۔ تم نے تو ہمارے ہاتھ میں ٹرائے شہر کی کنجی دے دی ہے۔ دوستو، یہ کہانی جاری ہے، اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجیے، جس کا لنک اسی ویڈیو کے نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہوگا۔ کہانی کیسی لگی نیچے کمنٹ میں ضرور بتائیے اور ہمارے چینل حیدر وائس کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔